हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के ऑनलाइन चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो जो हमारा पिछला पार्ट था जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ की थी एसिड और बेसिस की, वहाँ पर जनरली हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी और वहाँ पर हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम लोग बच्चों डिटेल में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की। और हमारी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की है वो है हमारी एसिड रिएक्ट्स विद वाटर। तो जब एसिड की रिएक्शन वाटर से होती है तब क्या होता है, इसके बारे में बच्चों जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड कर रहे थे उसमें हम लोगों ने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की भी वहाँ पर चर्चा की थी। तो उसमें क्या बताया था आर्हेनियस ने कि जब किसी सब्सटेंस को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अगर वो H+ आयन में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो यहीं पर हम लोग उसी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने HCl को सपोज वाटर में डिज़ोल्व किया तो यहाँ पर हमारा ये क्या देगा, H+ या फिर Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो HCl है उसने कौन सा आयन दिया हमें, हाइड्रोजन आयन दिया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं किसी एसिड का, तो वो भी ये हमारा एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, H2SO4। तो ये भी हमारा यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा H+ और SO4 2 नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि जो हमारा H2SO4 था बच्चों, वो H+ और SO4 नेगेटिव यानी सल्फेट आयन में यहाँ पर ब्रेक हुआ। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि H2SO4 ने क्या दिया, हमें H+ आयन दिया यानी हाइड्रोजन आयन दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग H+ की जगह पर H3O+ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। बच्चों यहाँ पर होता क्या है एग्जैक्टली, जो हमारा हाइड्रोजन आयन होता है वो हाइड्रोजन आयन के रूप में ना रहकर किस तरह एग्जिस्ट करता है, H3O। तो H3O चाहे हम लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग H+ लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ जहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। होता क्या है बच्चों, ये H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारा एक H2O मॉलिक्यूल के साथ मिलकर H3O+ बना लेता है। देखो इसमें H2 यानी ये 2 H हैं और एक इसका H, तो यानी 3 H है यहाँ पर और एक O, और ये H+ का पॉजिटिव। तो इसलिए चाहे हम लोग H+ लिख सकते हैं या फिर हम लोग हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग बच्चों बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की, जहाँ पर एसिड रिएक्ट करने वाला है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन कौन सी देता है, हमारा जो एसिड होता है। तो जब हम एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, एसिड की रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, तो हमारा बनता है सॉल्ट और लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना है कि जब भी whenever we react metal with acid, तब क्या होगा बच्चों, हमेशा ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। ठीक है, हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी हमारी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हम कोई अगर एग्जांपल लेते हैं, हमारा कोई एसिड लेते हैं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और किसी मेटल पर अगर हम लोग डालते हैं, मेटल हम लोग यहाँ पर Fe ले लेते हैं, दैट मीन्स लोहा। तो लोहे पर अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सबसे पहले हमारा सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा यानी FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। और हमारी कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। यानी हमेशा जब भी हम लोग एसिड और मेटल की रिएक्शन करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस जो होगी वो लिबरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। तो एक और अगर हम एग्जांपल्स देखें हैं यहाँ पर कि अगर हम लोग जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और फिर हमारी क्या लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। और ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है इसको पता लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हमारी NCERT में भी गिवन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग H2 का किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करेंगे या फिर पता लगाएंगे। बच्चों अगर हम लोग
किसी भी मेटल पर कोई एसिड की रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई मेटल ले लेते हैं या फिर हम लोग यहाँ पर HCl यानी क्या लेते हैं, या H2SO4 भी यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं। उसमें हम लोग कोई भी जिंक ग्रैनुअल्स क्या करेंगे, जो हमारा जिंक होता है जिस फॉर्म में मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं जिंक ग्रैनुअल। हमारे लैब में ग्रैनुअल फॉर्म में एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हमारा जिंक अवेलेबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं जिंक ग्रैनुअल। तो जिंक ग्रैनुअल को जब हम लोग H2SO4 में डालेंगे तो हमारी यहाँ पर क्या होगी, सॉल्ट फॉर्म होगा और क्या लिबरेट होगी, H2। तो बच्चों H2 का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारी H2 लिबरेट होगी तो यहाँ पर हमको एक क्या करना पड़ेगा, स्टॉपर लगाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, H2 वहाँ पर सारी की सारी H2 लिबरेट ना हो पाए। तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे और H2 को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक पाइप लगा देते हैं और उस पाइप को हम लोग जो एक वेसल में लेंगे, वेसल में हम लोग वाटर कलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों वाटर कलेक्ट कर लेंगे और वाटर में क्या कर देंगे, थोड़ा सा सोप मिला देंगे, दैट मीन्स सोपी वाटर लेंगे हम यहाँ पर। अब ये वाला काम हम लोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ से जो हमारी H2 गैस बनी है, जब ये जिंक यहाँ पर रिएक्ट हुआ तब हमारी जब H2 गैस बनी तो ये H2 गैस यहाँ से क्या होगी, यहाँ से निकलकर इस सोपी वाटर में एंटर कर जाएगी बच्चों। तो जब सोपी वाटर में एंटर क्यों करवा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब गैस किसी सोपी वाटर में एंटर करेगी तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगी, जो हमारे H2 गैस के बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। इस तरीके से बबल्स फॉर्म हो जाएंगे जिसके अंदर कौन सी गैस ट्रैप होगी, हमारी H2 गैस। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने सोपी वाटर इसलिए लिया है क्योंकि एक रीज़न होता है हमारा सरफेस टेंशन का, जिससे कि वो हमारी जो गैस ट्रैप होगी वो ट्रैप हो जाएगी आसानी से। अदरवाइज अगर हम लोग सोपी वाटर नहीं लेते तो ये हमारे बबल्स फॉर्म नहीं हो पाते। तो इस तरीके से हम सोपी वाटर की हेल्प से बबल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा जो बबल्स होगा इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग एक कैंडल की हेल्प से क्या करेंगे, इसके पास हम लोग इसे बर्न करेंगे। किसको बर्न करने वाले हैं, इन बबल्स को। तो यहाँ पर एक लिटिल एक्सप्लोजन होगा, लिटिल एक्सप्लोजन विद साउंड लाइक पॉप साउंड। तो पॉप साउंड के साथ अगर ये बबल्स एक्सप्लोड हो रहे हैं तो हम लोग समझते हैं कि जो हमारी गैस है वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपका एक एक्टिविटी दी हुई है जहाँ पर H2 गैस के आइडेंटिफिकेशन का सारा प्रोसेस गिवन है। इसी ऑर्डर में बच्चों एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारा दही होता है या कर्ड होता है या और भी हमारे जो खट्टे फूड स्टफ्स होते हैं, सोर फूड स्टफ्स होते हैं, लाइक जैसे विनेगर हो गया बच्चों और लेमन हो गया, तो इन सबको हम लोग मेटल के बाउल में या मेटल के वेसल्स में क्यों नहीं रख सकते। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि हमारा जो एसिड होता है वो मेटल से क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है और बना देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम लोग इन खाने पीने की चीज़ों को मेटल में रखेंगे, क्योंकि इन खट्टी चीज़ों में होता है हमारा प्रेजेंट एसिड, तो एसिड वहाँ से रिएक्ट कर जाएगा और बच्चों हमें फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग से हम लोगों को हमारी जो हेल्थ है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए हम इन चीज़ों को, जो सोर फूड स्टेप्स होते हैं, खट्टे हमारे खाने की सामान होते हैं, इनको हम लोग मेटल के बाउल में रखने से अवॉइड करते हैं जनरली। तो ये बच्चों आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी याद रखिएगा और अपने डेली लाइफ के रिगार्डिंग भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि है हमारी थर्ड नंबर की, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स। और साथ में ही बच्चों हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की भी बात कर लेंगे, जो कि है हमारी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट।
तो कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि हमारा एक आयन होता है जिसको हम लोग कार्बोनेट आयन कहते हैं, CO3 2 माइनस। इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हमारा एक आयन होता है HCO3 नेगेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका नाम होता है बाई कार्बोनेट, इसका नाम होता है कार्बोनेट। तो जब भी कोई मेटल अगर कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल कार्बोनेट। जैसे बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरीके से अगर कोई मेटल इस हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाई कार्बोनेट। तो एक हम लोग यहाँ पर एसिड ले लेते हैं, हमारा HCl, और एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, जैसे हमारा हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्म होता है और हमारा सॉल्ट बनेगा यहाँ पर NaCl, और CO2 गैस लिबरेट होती है और साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। तो अगर जनरली हम लोग बात करें तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर। तो एक और अगर एग्जांपल लें हम लोग यहाँ पर CaCO3 का अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लोग एसिड से कराते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, CaCl2, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और हमारा वाटर भी साथ में बनेगा। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करती है तो हमारा बनाती है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो रिएक्शन आपकी हैं वो आपको मेमोराइज कर लेनी है। एट लीस्ट बच्चों आपको वो सारी रिएक्शन तो मेमोराइज जरूर करनी है जो आपकी NCERT में गिवन है, ठीक है। अदरवाइज जो रिएक्शंस होती हैं वो तो आप लोग इतनी रिएक्शंस होती हैं कि आप लोग कहीं से भी कलेक्ट कर लीजिए तो वो आपको पूरी नहीं होंगी, लेकिन आपके जो सिलेबस में जो NCERT में रिएक्शंस दी हुई हैं एटलीस्ट वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए आपके पेपर के, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्यों डिस्कशन किया, क्योंकि जैसा ही प्रोडक्ट हमको मेटल कार्बोनेट के साथ मिलता है सेम प्रोडक्ट हमको मिलता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट की रिएक्शन विद एसिड। तो यहाँ पर भी हमारा जो सॉल्ट बनता है वो NaCl बनता है और CO2 फॉर्म होती है और साथ में क्या बनता है, वाटर। तो बच्चों दोनों ही रिएक्शन सेम है, बस हमारा जो एक जगह हमारा मेटल कार्बोनेट है और एक जगह हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो इस तरीके से आपको याद करने रखने में बहुत ही हेल्प होगी इन दोनों को एक साथ पढ़ने के। ये रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है CO2 जो हमारी लिबरेट होती है, तो इस CO2 को पता लगाने के लिए हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, आइए देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो अगर उसका हमें पता लगाना है बच्चों, आइडेंटिफिकेशन करना है, तो सबसे अच्छा हमारा वे होता है कि उसकी रिएक्शन अगर हम लोग एसिड से करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, CO2। और CO2 का पता लगाने के लिए हम लोग इस रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर हम लोग किसको कहते हैं, स्लेक्ड लाइम को भी हम लोग लाइम वाटर कहते हैं। यानी जो CaOH2 होता है इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर। तो इसका हम CaOH2 का जब हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं उसमें हम लोग CO2 को क्या करते हैं, CO2 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इस सॉल्यूशन में, तो ये हो जाता है हमारा मिल्की, क्योंकि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट एक फॉर्म होता है। तो बच्चों कौन सा सब्सटेंस होता है जो हमारा CaOH2 में CO2 के रिएक्शन करने पर बनता है, वो होता है हमारा, आइए बच्चों देखते हैं कि क्या बनता है। इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग CO2 को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हमारा बनता है CaCO3। तो CaCO3 हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट वाइट PPT बनाता है यानी प्रेसिपिटेट बनाता है। तो अगर लाइम वाटर किसी भी गैस के इंट्रोड्यूस कराने पर मिल्की हो जाता है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो गैस कौन सी थी बच्चों, वो गैस थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड।
और सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग इस CO2 को लगातार और हम लोग एक्सेस में इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अगर यहाँ पर यानी मिलाते रहते हैं, तो हमारा जो CaCO3 है ये एक्सेस CO2 से रिएक्ट करके फिर बना लेता है हमारा CaHCO3। तो ये हमारा बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा यहाँ पर ये वाइट पे प्रेसिपिटेट बना रहा था जो कि सॉल्यूबल नहीं था, इसीलिए हमको जो हमारा पूरा पूरा सॉल्यूशन था ये कैसा दिख रहा था, मिल्की दिख रहा था। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा सॉल्यूशन था वो पीपीटी की वजह से कैसा दिख रहा था, मिल्की कलर का दिख रहा था। लेकिन अब ये जो हमारा एक्सेस CO2 इसमें होती है तो ये फिर से CaCO3 से रिएक्ट करके हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जो कि हमारा सॉल्यूबल होता है। क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। और जब ये सॉल्यूबल हो जाएगा इसमें तो हमारा कोई भी कलर यहाँ पर नहीं शो करेगा, हमको फिर से हमारा जो ये लाइम वाटर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी NCERT में भी बच्चों ये दोनों रिएक्शन गिवन है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये दोनों रिएक्शन पढ़नी है और इसको मेमोराइज कर लेना है। यहाँ पर एक हमारा जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो है H2O। तो ये दोनों रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन और ये सेकेंड रिएक्शन, ये दोनों आप लोगों को मेमोराइज करनी है। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसिड की, उसको हम लोग बोलेंगे एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड। अब बच्चों मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो हमारा ऑक्साइड होता है जब वो मेटल से रिएक्ट करता है तो हमारे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एसिड ले लेते हैं HCl और एक हमारा मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे हम लोग CuO भी ले सकते हैं। तो Cu हमारा मेटल है यहाँ पर, तो जो मेटल का ऑक्साइड यहाँ पर क्या है, हमारा कॉपर ऑक्साइड। तो इससे जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट और प्लस वाटर। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। तो जनरली जो हमारे मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर कैसी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइज टाइप की रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये हमारा एसिडिक नेचर का है और ये जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है इसका कुछ कुछ नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। इसलिए जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो और अब हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एक रिएक्शन बची है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है वो रिएक्ट कर लेता है बेस के साथ और न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों ही अपोजिट नेचर के हैं, तो इन दोनों का कैरेक्टर खत्म हो जाता है और बन जाता है हमारा सॉल्ट और प्लस वाटर। तो सेम रिएक्शन हमारी ऊपर भी थी, यहाँ पर भी हमारा इसी तरीके से सॉल्ट और वाटर बन रहा था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे भी हमारा सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। जैसे अगर हम लोग HCl और NaOH को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है NaCl प्लस वाटर। तो ये वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में भी पढ़ सकते हैं और सिमिलरली जब बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो भी वहाँ पर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ सकते हैं और ये रिएक्शन बिल्कुल वहाँ भी सेम रहने वाली है। तो बच्चों जल्दी से हम लोग बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं बच्चों बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी बेस की आती है कि बेस रिएक्ट्स विद वाटर। बेस रिएक्ट्स विद वाटर। तो जैसे हमारा एसिड वाटर से रिएक्ट करके H+ आयन डोनेट कर रहा था, वैसे ही आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो बेस होता है हमारा, जैसे अगर हम लोग NaOH को ले लेते हैं और ये वाटर में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कौन सा आयन को प्रोड्यूस करता है, ये हमारा OH आयन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो सारे जो केमिकल्स हमारे OH आयन प्रोड्यूस करते हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, उनको हम लोग बेस कहते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, जो कि हमारी बेस रिएक्ट्स विद वाटर। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे बेस हैं, जैसे अगर हम लोग CaOH2 को लेते हैं जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं, तो उसको वाटर में डिजॉल्व करने पर ये टूट जाता है Ca+2 और हमारा
2OH नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हमें कौन से आयन मिलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन मिलते हैं। तो इसको हम लोग बेस बोलते हैं इन दोनों को। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है बेस की? तो बेस भी हमारा एसिड की तरीके से किससे रिएक्ट करता है? बेस रिएक्ट्स विद मेटल। तो ये भी हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल के साथ रिएक्ट करता है बच्चों। जब मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है तो हम लोग यहाँ पर कोई बेस ले लेते हैं NaOH और हम लोग मेटल ले लेते हैं जिंक। तो यहाँ पर हमारा जिंक लेने का एक कारण है क्योंकि जो बेस होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड रिएक्शन देते हैं हमारी मेटल्स के साथ, यानी बहुत कम मेटल के साथ ये रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो NaOH यहाँ पर बनाता है हमारा Na2ZnO2। तो ये इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जिस तरीके से एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट कर रहे थे बच्चों? हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। वैसे ही बेस भी हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर केवल एक डिफरेंस है कि जो बेसेस होते हैं बहुत ही कम मेटल के साथ रिएक्ट करके हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बेस की कौन सी है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बच्चों एसिड के केस में एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल ऑक्साइड के साथ, पर बेस के केस में हमारी रिएक्शन होगी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे CO2 हो गया, तो कार्बन का ऑक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ क्योंकि कार्बन है नॉन मेटल। ऐसे ही सल्फर का ऑक्साइड हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड को हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो बच्चों किसी बेस को अगर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं NaOH और कोई हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? एसिड के केस में हमारा बन रहा था सॉल्ट एंड वाटर, तो इस केस में भी हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO3। ठीक है, तो ये सॉल्ट बन रहा है और साथ में हमारा बनेगा वाटर। तो सेम रिएक्शन जैसे एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड कर रहा था, वही सेम रिएक्शन हमारी बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देगा। तो एक और हम लोग एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग CaOH2 हमारा बेस हो गया, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन क्या देगा? तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा था CO2 की आइडेंटिफिकेशन जब लाइम वाटर में करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन थी वो यहाँ पर CaCO3 और वाटर बन रही थी। तो ये रिएक्शन अभी हम लोग देख चुके हैं इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी। तो यहाँ पर भी हमारा ये बेस है और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और CaCO3 हमारा सॉल्ट है और साथ में बन रहा है हमारा वाटर। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोगों की चाहे हम लोग एसिड में पढ़ें चाहे बेस में पढ़ें, क्योंकि वो रिएक्ट करता है आपस में, यानी एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो आपस में ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ना तो ये एसिड रहते हैं ना ये बेस रहते हैं, और हमारा जो नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। इस तरीके से आपके बोर्ड के रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो CBSE बोर्ड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती थी बच्चों, वो सारी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन आज हम लोगों ने किया। तो आई होप कि आज आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि ये सारी रिएक्शन हमको याद होनी चाहिए हमारे पेपर से पहले। तो ये रिएक्शन बच्चों तभी हम लोगों को याद हो पाएंगी जब इन रिएक्शंस को हम अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आसपास के एग्जांपल्स से इनको रिलेट कर पाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। तो बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्ट्स के बारे में। तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे, और जो हमारे एग्जांपल्स हैं CBSE के अकॉर्डिंग जो हमारे 5 सॉल्ट्स हैं वहाँ पर उनको भी हम लोग देखेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।